Hello students, welcome to City Online Classes. This is my 7th lecture, Unit 2nd में पेपर फर्स्ट फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे हम यूनिट 2nd में हम इंडियन थिंकर्स की बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की, उनके लाइफ स्केच, उनका एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, उनका डिसिप्लिन कैसा था, उनका कैरिकुलम कैसा था। आज इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम छोटा सा एक शॉर्ट लाइफ स्केच उनके बारे में, जीवन का वृत्तांत या व्रत समझने की कोशिश करते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 6 मई सन 1861 ईस्वी में जोड़ा सांको, जो कि कलकत्ता में एक प्लेस है, के सम्मानित परिवार में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ। इनकी माता जी का नाम शारदा देवी तथा पिताजी देवेंद्रनाथ था। पिताजी का नाम, इनकी माता जी का देहांत बचपन में ही हो गया था। इस वजह से इनका सारा पालन पोषण की और संरक्षण की जिम्मेदारी इनके पिता पर थी। प्रारंभिक में इनकी सारी शिक्षा घर पर ही हुई। सन 1878 में टैगोर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए एंड 1880 में ये स्वदेश लौट आए और 1884 ईस्वी में इनका विवाह मृणालिनी देवी के साथ हुआ। किंतु शीघ्र ही 1920 में इनकी पत्नी का देहांत हो गया और जिस कारण इनका जो लाइफ स्टाइल, जीवन की जो भी गतिविधियां थी वो अस्त व्यस्त हो गई। सन 1901 में टैगोर ने बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना की, जो आज विश्व भारती के नाम से, विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। महान कवि साहित्यकार के रूप में टैगोर की ख्याति देश की सीमाओं के पार भी गई, देश विदेश तक गई। 1913 में टैगोर को अपने काव्य संकलन गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने अनेक देशों का भ्रमण किया और संपूर्ण विश्व को भारतीय प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। 7 अगस्त 1941 को जोड़ान सांको के पैतृक आवास में ही इस महान कवि, दार्शनिक, साहित्यकार, समाज सुधारक और शिक्षा शास्त्री का देहांत हो गया। तो ये तो था एक शॉर्ट लाइफ स्केच रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। इनका डीप वर्णन या जो भी है तो इनकी बुक्स को देखिए और पढ़िए और उनके बारे में जानने की कोशिश करिए। अब हम इनके जीवन दर्शन की बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन दर्शन में की बात करते हैं तो इनका जीवन दर्शन, वे उच्च कोटि के मानवतावादी कहे जा सकते हैं और उनका मानना है कि संवेगों एवं स्थायी भावों को दमन नहीं करना चाहिए। जो आपकी इच्छा शक्ति है, जो आपके इमोशंस हैं, उनको आपको अपने बाहर लाना ही चाहिए। इन्होंने बहुत सी अपनी कृति और रचनाओं में इमोशन और संवेगों की बात की है और प्रदर्शित भी किया है अपने नाट्य, कवि, काव्य और कविताओं, रचनाओं, साहित्य में। टैगोर जी विश्वबोध दर्शन की तत्व मीमांसा में उनके अनुसार सृष्टि का बीज रूप निराकार है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, और प्रकृति का रूप क्या है? साकार है। इस सृष्टि को ईश्वर की अभिव्यक्ति मानते हैं टैगोर जी। उनका मानना है कि आप ईश्वर में जितना समय बिताएंगे, सत्य और शाश्वत है जो कुछ, उतना ही सत्य, शाश्वत, ईश्वर द्वारा निर्मित यह प्रकृति भी है। वे ईश्वर को कण कण में देते हैं। इस प्रकृति के हर कण कण में जो व्याप्त है, उसके द्वारा रचित रचना कृति है, उनमें वो देखते हैं ईश्वर को। आत्मा के उन्होंने 3 रूपों, आत्मा को 3 रूपों में स्वीकार किया। पहला, मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु प्रवृत्त। दूसरा, ज्ञान विज्ञान की लगातार खोज करने एवं अनंत ज्ञान की प्राप्ति करने। जितना आप प्रयोग करेंगे, जितना एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, उसी से उतनी नॉलेज आपको इंक्रीज होती जाएगी।
स्वयं के अनंत रूप को समझने हेतु प्रयत्न, खुद को भी समझना, अपने बारे में चिंतन और मनन करना, अपने संवेगों के बारे में जानना, आप खुद क्या चाहते हैं। आत्मभूति एवं आत्मसंतुष्टि को टैगोर का जीवन का अंतिम उद्देश्य मानते हैं। इसमें उन्होंने दो पक्ष रखे, एक बौद्धिक और दूसरा आध्यात्मिक। ज्ञान और तर्क मीमांसा की बात करें तो टैगोर जी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को ही मानते हैं। उनका मानना है कि केवल भौतिक संसार के उपासक अंधकार में प्रवेश हो जाते हैं। जितना ज़्यादा हम भौतिक चीज़ों को अपनाते जाएंगे उतना हमारा जीवन अंधकार में हो जाएगा। उसी प्रकार सिर्फ ब्रह्म ज्ञान में लीन रहने से भी अंधकार में जीवन होता है, क्योंकि उससे फिर हम बाह्य चीज़ों को नहीं समझ पाते, अपने दैनिक जीवन की चीज़ों को, अपनी तकलीफ़ों को भी नहीं समझ पाते, हमारा ध्यान दूसरी ओर केंद्रित हो जाता है। टैगोर जी का मानना है कि भौतिक ज्ञान उपयोगी ज्ञान है और आध्यात्मिक तत्व के ज्ञान के लिए सबसे सरल मार्ग क्या है? प्रेम मार्ग। प्रेम के द्वारा आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। उनका मानना है कि संसार की समस्त जीव और प्राणियों में एकात्म भाव ही परम है एवं अंतिम सत्य भी वही है। प्रेम के माध्यम से मानव में संवेदनाएं जागृत होती हैं और वह एकात्म भाव की अनुभूति करते हैं। अब हम इनकी मूल्य मीमांसा की बात करें या आचार की, तो टैगोर जी सेवा को ईश्वर सेवा मानते हैं। मानव सेवा को मनुष्य की सेवा करना यानी कि ईश्वर की सेवा करना, मनुष्यों में जो तकलीफें हैं उनको दूर करना, उनके बारे में जानना, उनका चिंतन मनन करने को ही ईश्वर का चिंतन मनन मानते हैं। वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को ही विकास पर बल देते हैं। उनका मानना है प्रेम ही वह भावना है जिसके द्वारा मनुष्य भौतिक जीवन को सुख में और आध्यात्मिक में पूर्णता लाई जा सकती है। इनके आधारभूत सिद्धांतों की बात करें तो टैगोर जी ने अपने शिक्षा के दर्शन के सिद्धांतों को प्रकृति के माध्यम बताया, भ्रमण करना बताया। उन्होंने कहा कि प्रकृति की गोद में शिक्षा देना बालकों को और दूर भ्रमण करना चाहिए, एक दूसरे के वातावरण में संपर्क स्थापित करना चाहिए। बालकों में आनंद का इससे अनुभव होता है, वो एक दूसरे को जानने की चेष्टा करते हैं, तो इससे उनको खुशी मिलती है। वो किसी अनुशासन में नहीं रहते, एक स्वच्छंद वातावरण में शिक्षा प्राप्त करते हैं अपने अनुभवों के द्वारा। मनुष्य की पूर्णता की शिक्षा की बात करें तो टैगोर जी के अनुसार मानव जातियों में स्वाभाविक अंतर है, सभी एक प्राणी एक जैसे नहीं हैं, जिन्हें सुरक्षित रखना और सम्मानित करना और शिक्षा का कार्य किसका है? शिक्षा का कार्य है। इनके अंतर होते हुए भी इनमें अनेकता में एकता है। तमाम विषमताओं के बावजूद सत्य और असत्य के बीच सत्य और असत्य को खोजना भी उनका कार्य है। डॉक्टर मुखर्जी लिखते हैं संबंध में कि इस एकता के सिद्धांतों को एक दूसरे दृष्टिकोण में देखते हुए टैगोर ने पूर्णता के सिद्धांत में बदला है। इन्होंने शरीर की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा और आत्मा की शिक्षा तथा आत्मविभक्ति की शिक्षा में भी जो एकता स्थापित की है उसके द्वारा मनुष्य पूर्णता के लिए प्रयत्न करता है। शिक्षा में स्वतंत्रता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ तक स्वतंत्रता नहीं वहाँ विकास नहीं, वहाँ जीवन भी नहीं। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने में बालकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्हें कम से कम प्रतिबंध तो हटा ही देने चाहिए, प्रतिबंधित नहीं लगाने चाहिए, कम से कम लगाने चाहिए। या तो स्वतंत्रता तथा प्रसन्नता के द्वारा अनुभव की पूर्णता में टैगोर को आदर्श शिक्षा को ही हृदय की आत्मा मानते हैं। उनका मानना है कि बच्चा जितना स्वतंत्र होकर के सीख सकता है, अपने बुद्धि विवेक के द्वारा सीख सकता है, बिना किसी अनुशासन के सीखता है, वो ही शिक्षा उत्तम शिक्षा मानी जाती है। अब स्टूडेंट्स के एडजस्टमेंट की बात करें या उनके डेवलपमेंट की, तो बालक के चहुमुखी विकास पर बल देते हैं, जिससे उनकी जन्मजात शक्तियों का विकास होता है। राष्ट्रीय शिक्षा की बात करते हैं तो टैगोर जी ने बालकों को कहा कि बालकों को राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए और देनी भी चाहिए। भारत के अतीत के और भविष्य का पूर्ण ज्ञान
और ध्यान भी रखना चाहिए उनको, और उनको अतीत के बारे में बताना भी चाहिए। कलात्मक शक्तियों के विकास की बात करते हैं या सिद्धांत की, तो वो बालकों में संगीत, अभिनय, चित्रकला की योग्यताओं का विकास किया जाना चाहिए। टैगोर जी ने इस पर विशेष बल दिया। नाट्य, कला, साहित्य, चित्रकला, बागवानी, इन सब चीज़ों पे उन्होंने विशेष बल दिया कि बालकों में कलात्मक सौंदर्य का विकास होना चाहिए। भारतीय संस्कृति की शिक्षा की बात करें तो भारतीय समाज की पृष्ठभूमि और भारतीय संस्कृति का स्पष्ट ज्ञान प्रदान करना चाहिए। सामुदायिक जीवन की शिक्षा की बात करें तो टैगोर ने कहा कि शिक्षा को गतिशील एवं सजीव तभी बनाया जा सकता है जब उसका आधार व्यापक हो और समुदाय जीवन से घनिष्ठ संबंध हो। बालकों को सामाजिक सेवा का अवसर मिलना चाहिए। समाज में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए, जिसमें उन्हें स्वानुशासन पर बल मिलता है या अपने उत्तरदायित्व की भावना भी उनके अंदर विकसित होती है। सेल्फ डिसिप्लिन भी होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लायक भी वे होते हैं सदैव। तो उनका सामाजिक आधार होना चाहिए, उनको सामाजिक सेवा के लिए अवसर मिलने चाहिए। प्रत्यक्ष स्रोत से ज्ञान, टैगोर का कहना है कि पुस्तक के स्थान पर जहाँ तक संभव हो सके बालकों को प्रत्यक्ष स्रोतों का ज्ञान प्राप्त हो, उसके लिए उन्हें अवसर प्रदान किए जाने हैं। सामाजिक आदर्श की शिक्षा की बात करते हैं तो बालकों को सामाजिक आदर्श, परंपराओं, रीति रिवाज तथा समस्याओं से भी अवगत कराना चाहिए। बालकों को ये समझना होगा कि उनके जो परंपराएं चली आ रही हैं, उनका कल्चर है, संस्कृति है, उसका हस्तांतरण होना, उनके मूल्यों का ज्ञान होना और उनमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उनको दूर करने के क्या क्या प्रयास हैं या निराकरण करने का भी सुझाव ढूंढना चाहिए। स्वतंत्र प्रयास के द्वारा शिक्षा के द्वारा बालकों को ये अवसर दिए जाने कि वो स्वतंत्र प्रयासों से ही शिक्षा प्राप्त कर सकें, खुद के एफर्ट्स लगा करके, फ्रीडम के द्वारा। टैगोर जी ने रटने की आदतों का अंत किया। उन्होंने कहा कि रटने के लिए बाध्य ना किया जाए कि यही विषय आपको पढ़ने या रटने और इसी को एग्जाम में क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षण विधि का आधार जीवन, प्रकृति और समाज की वास्तविक परिस्थितियां होना चाहिए, ना कि काल्पनिक। इस पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया। अब अगर हम इनकी पाठचर्या या कैरिकुलम की बात करते हैं तो टैगोर जी ने व्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को तत्कालीन या जो प्रचलित पाठचर्या चली आ रही थी उसको दोषयुक्त बताया और कहा कि एक व्यापक क्रियाप्रधान पाठचर्या की रचना करी। इनके कैरिकुलम में हिस्ट्री, ज्योग्राफी या नेचर से रिलेटेड अध्ययन, लिटरेचर, लैंग्वेजेस, इनका कंट्रीब्यूशन था। सांस्कृतिक विषयों को भी उन्होंने शामिल करने पे विशेष जोर दिया। उनका कहना था कि कैरिकुलम में कृषि के कार्य जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं या जितने भी वस्तुओं का संग्रह है, नृत्य है, बागवानी है, अभिनय है, नाटक है आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा बालकों का सर्वांगीण, बहुमुखी और चहुमुखी विकास होता है। तो इन्होंने अपने कैरिकुलम में प्राकृतिक चीज़ों से भी रिलेटेड और शिक्षा के बारे में और हिस्ट्री के बारे में जानना और उनका अध्ययन करना, लिटरेचर पे विशेष जोर दिया। टैगोर जी के टीचिंग मेथड्स के बारे में बात करें तो इन्होंने कैरिकुलम की भांति ही टैगोर जी ने जितना भी प्रचलित पाठ्यक्रम था उसकी भी आलोचना की। टैगोर ने नीरस और अरुचिकरण, जिसमें इंटरेस्ट न हो बालकों को, शिक्षण विधियों की आलोचना की। वे शिक्षण विधियों को बालक की रुचि के अनुसार या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेवलप करना चाहते थे। उनके अनुसार आवेगों के अनुसार शिक्षा या संवेगों के अनुसार ही शिक्षा का निर्धारण करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। क्रियाविधि के द्वारा करके सीखना है, क्रियाविधि के द्वारा अपने अनुभवों के द्वारा भी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। बालक जो भी शारीरिक क्रिया करता है तथा उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों पर उसका प्रभाव पड़ता है। खेलकूद के द्वारा शिक्षा भी ग्रहण करता है, इसलिए बालकों को क्रिया द्वारा सीखने का अवसर प्रदान होना चाहिए। उनको मौका दिया जाना चाहिए कि वो खेलकूद के द्वारा भी शिक्षा प्रदान करें। शारीरिक क्रिया के महत्व देने के कारण उन्होंने शिक्षण विधि में नृत्य या डांस को
या एक्टिंग को, पेड़ पे चढ़ना, कूदना, हंसना, चिल्लाना आदि आदि को स्थान दिया। प्रत्यक्ष विधि का अनुभव से निरीक्षण करें तो उन्होंने तर्क शक्ति को विकास पर विशेष जोर दिया। उनका मानना था कि तर्क विधि के द्वारा प्रकृति का निरीक्षण करने से सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन, सामाजिक समस्याओं, घटनाओं एवं उनके संस्थानों का निरीक्षण, अवलोकन किया जा सकता है। उनका कथन था कि वास्तविक वस्तुओं के संपर्क में आने से छात्रों के सम्मुख उपस्थित जो प्रॉब्लम आती हैं उनका वो निरीक्षण करके तर्क शक्ति उनकी विकसित होती है। तो उस जगह पे जाना जहाँ समस्या हो रही हैं उनका समाधान करने की वो कोशिश करेंगे। स्वाध्याय प्रयोग विधि पर भी उन्होंने विशेष बल दिया कि एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा सीखना। स्वाध्याय में बालक अपने आप से सीखता है तथा ज्ञान अर्जन करता है। विज्ञान, कला, कौशल और अन्य विषयों के लिए उन्होंने प्रयोग विधि का भी प्रयोग किया एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा। तो ये थी टैगोर जी की कैरिकुलम या उनके द्वारा पाठचर्या का निर्धारण या विषयों का चयन के बारे में। अब उनके अनुशासन की बात करते हैं तो टैगोर जी मानते हैं कि बालकों में कठोर दंड देना नहीं चाहिए, वो इसका खंडन करते हैं। उन्होंने लिखा है कि बालकों को कठोर दंड देते हुए देखकर मैं शिक्षक को ही दोषी मानता हूँ। क्योंकि एक शिक्षक ऐसा करते क्यों है कठोर अनुशासन और दंड देने के लिए? बालक बहुत कोमल मस्तिष्क का होता है, उसे आप जो भी लर्निंग के मेथड सिखाएंगे वो सीख जाएगा। उसको स्वतंत्र रूप से कुछ सीखने का अवसर दीजिए, उसकी जो इच्छा है उसका दमन ना कीजिए। टैगोर ने अनुशासन को एक नैतिक मूल्य आदर्श माना। वे अंधी आज्ञाकारिता या बाह्य व्यवस्था को अनुशासन नहीं मानते कि एक ही रास्ते या ढर्रे पे चलते चले जाओ। अनुशासन के अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, वास्तविक अनुशासन का अर्थ है अपरिपक्व स्वाभाविक आवेगों की अनुचित उत्तेजना और दशाओं से सुरक्षा। स्वाभाविक अनुशासन की स्थिति में रहना छोटे बच्चों के लिए सुखदायक है या पूर्ण विकास में सहायक होता है। टैगोर ने अपनी शिक्षा योजना में स्वाभाविक अनुशासन को अधिक बल दिया, जो अचानक से हो जाए, स्वतः ही मुंह से निकल जाए, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हारा जो है जीवन सुखमय नहीं रहेगा। आप अपने अनुभवों से सीखिए और ऐसा कई उदाहरण प्रस्तुत करिए कि इनको ऐसे परेशानी हुई तो आपको भी ऐसी हो सकती है। अब हम बात करते हैं टैगोर जी का शिक्षा में क्या ये देन है, कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन टैगोर के। टैगोर ने शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान दिया। शिक्षा का अर्थ समृद्ध एवं पूर्ण रूप से लिया। उनका यह दृष्टिकोण प्लेटो और स्पेंसर से भी कहीं अधिक व्यापक है, क्योंकि पाश्चात्य दार्शनिक हैं। जीवन की पूर्णता के लिए टैगोर ने जो विधान निर्मित किया वह भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही जीवन को स्पर्श करता है। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तत्वों का समन्वय है उसके अंदर। टैगोर ने प्रकृति से स्वस्थ एवं निकटवर्ती संबंध स्थापित करने के लिए कहा कि प्रकृति के जितने आप निकट रहेंगे, प्रकृति का प्रभाव रहन सहन और व्यवहार और विचारों पर भी पड़ेगा। कार्यकलाप, विषय वस्तु, विधि में भी पाया जाएगा। दर्शन और वास्तविक जीवन परिस्थिति का समन्वय करके टैगोर ने भारतीय शिक्षा में एक महान क्रांति की। टैगोर ने प्रकृति में सौंदर्य और आनंद, शक्ति और ओज, स्वतंत्रता और आत्म प्रेरणा का दर्शन किया तथा उनसे मानव जीवन की शिक्षा को ओतप्रोत किया। टैगोर ने भारतीय संस्कृति के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा की भी नींव डाली। उन्होंने ये बताया कि शिक्षा में समस्त सत्यों का एकीकरण करना चाहिए। हमें जीवन के लिए, सत्य के लिए हमेशा और सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए।
बालकों के विकास में कृत्रिमता नहीं लानी चाहिए, उनमें कोई आर्टिफिशियल मेथड्स नहीं अप्लाई करने चाहिए, अप्राकृतिक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, और ना ही जल्दबाजी करनी चाहिए कि फटाफट आप सीख लें, तुरंत तुरंत आपको ये ज्ञान हो जाना चाहिए, अगर हमने एक बार बताया तो आपको उसको अप्लाई करना चाहिए, ऐसा नहीं है। स्वाभाविक ढंग से उसका विकास होना चाहिए, जो भी वो अपने आप स्वतः सीख रहा है, लर्निंग के मेथड अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा, अपनी उम्र और शारीरिक आयु के द्वारा, जो भी वो नेचर से सीख रहा है, जो भी वो शिक्षक से सीख रहा है, उसकी स्वयं की बुद्धि विवेक के द्वारा उसे सीखने देना चाहिए। पुस्तकों एवं पाठन विधि की अपेक्षा टैगोर ने बालक पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा कि सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान नहीं, रटने की क्षमता नहीं, नपे तुले शब्दों का प्रयोग नहीं। टैगोर ने कहा शिक्षा में स्वतंत्र दृष्टिकोण का विशेष योगदान होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिससे बालकों की मानसिक शक्तियों और व्यवहार में परिवर्तन आता है। किसी भी प्रकार का बंधन उनमें नहीं होना चाहिए। टैगोर ने शिक्षा में नवीनता और मौलिकता को भी महत्व दिया कि नई नई चीज़ों की खोज और अनुसंधान करें जिसमें मौलिकता, जिसके फलस्वरूप प्रचलित और रूढ़िवादी शिक्षा का अंत हो सके, उन्हें मौलिक रूप से उसका सृजन हो, वो साकार हो। टैगोर ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। उन्होंने कहा शिक्षा केवल शिक्षक के द्वारा ही दी जा सकती है, कोई गुरु होगा उसी से आपका मार्ग प्रशस्त होगा या मार्गांतरीकरण होगा। मानवतावादी भावना पर विश्व बंधुत्व एवं विश्व शिक्षा के प्रयास करने वाले सर्वप्रथम शिक्षा शास्त्री आज के युग के में टैगोर जी को ही माना जा सकता है। टैगोर ने फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, डीवी आदि शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा तरह ही मौलिक और आश्चर्यजनक ढंग से अपने शिक्षा संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया, उनके प्रयोगों को सफल किया। उनको प्रयोग के द्वारा इसकी सफल किया कि विश्व भारती इसका प्रमाण है, विश्व भारती की स्थापना है, इसका साक्षात प्रमाण है कि उन्होंने उनसे भी बेहतर, शिक्षा शास्त्रियों से भी बेहतर शिक्षा के विचारों को प्रस्तुत किया। यद्यपि टैगोर की शिक्षा दर्शन में फ्रोबेल, रूसो, डीवी आदि महान शिक्षा शास्त्रियों का प्रभाव पड़ा, लेकिन अपनी तीव्र बुद्धि और बहुमुखी प्रतिभा के आधार पर इन्होंने उनके स्थान पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों से भी अपना स्थान ऊंचा बना लिया। टैगोर ने रूसो और फ्रोबेल के समान प्रकृतिवादी शिक्षा का समर्थन किया, लेकिन प्रकृति से संपर्क रखने और उसके फलस्वरूप शिक्षा में पड़ने वाले प्रभावों को कहीं अधिक अच्छी तरह समझा, उसको समझा भी और उसको अपने उसमें अप्लाई भी किया। अगर हम एक शिक्षा शास्त्री के रूप में इनका मूल्यांकन करते हैं तो इस संबंध में एच.बी. मुखर्जी लिखते हैं कि टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार इन प्रयोग बिल्कुल नवीन और मौलिक जान पड़ते हैं आज के प्रेजेंट टाइम की परिस्थितियों के अनुसार। यद्यपि उनमें से अधिकांश को प्राचीन समय के शिक्षा शास्त्रियों ने किसी न किसी रूप में विकसित कर दिया या डेवलप कर दिया और तत्कालीन शिक्षा शास्त्रियों का कम या अधिक मात्रा में उनका प्रयोग कर रहे थे, किंतु महत्वपूर्ण बात क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्टर यह है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम भाग में भारतीय शिक्षा शास्त्री में टैगोर का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। वो महान दार्शनिक और काव्यता रचनाकार है। इस तरह से हमने टैगोर के लाइफ स्केच के बारे में पढ़ा, उनका शिक्षा में क्या योगदान है, उनके जीवन दर्शन के बारे में जाना हमने और उनका कैरिकुलम पाठचर्या के बारे में। अब आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि टैगोर के शिक्षा संबंधी विचारों या शिक्षा दर्शन में टैगोर का क्या प्रभाव पड़ा है, उनके सिद्धांत बताइए, उनके पाठचर्या बताइए, उनका अनुशासन बताइए, उनके गुण दोषों को बताइए। तो आप
जो भी हमने आज आपको टॉपिक दिया, लेक्चर में पढ़ाया, आप उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप ऐसे भी सार समझ लेंगे, संक्षेप में इसका सार समझ लेंगे, तो आप इनका प्रयास करके उनका आंसर दे सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। गुड बाय चिल्ड्रंस, टेक केयर।